शहर जैसे दिखने वाले अस्पताल के बोर्ड के बाहर बैठा, जहां मैं कुछ दिन पहले विजय की खराब हालत पर तरस खा रहा था। कौन जानता था उसी जनरल वार्ड में उसी बोर्ड पर लेटा हुआ एक दिन मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों की गिनती कर रहा हूँगा। एक तो दूर गांव, ऊपर से सरकारी अस्पताल, जहां पर सुविधाओं की बात करना मतलब व्यवस्था को गाली देना। जटिल से जटिल रोग से पीड़ित मरीज एक ही कमरे में लोहे के टूटे फूटे बेड पर लेटे, छत पर लगे इकलौते पंखे को देखते हुए अपना समय गुजार रहे थे। दीवार पर लगा पंखा भी वक्त गिन रहा था। हर एक चक्कर मानो मौत के थोड़ा और करीब। दीवारों से पानी रिस कर अंदर आने की कोशिश कर रहा था और सीलन की दम घोटू महक से उस कमरे में लेट पाना और भी कठिन हो रहा था। दीवार से झड़ रहे सीमेंट की बीच एक बिंदु से चींटियों की लंबी कतार वार्ड के भीतर से होती हुई अब मेरे बेड पर पहुंच गई थी और मेरे चेहरे पर बने जख्म को कुरेदने लगी थी। एक और चींटियों की भूख मिटाना मेरा जख्म था, दूसरी ओर जानलेवा पीड़ा से छलनी होता मेरा दिल। मैं चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैंने हिम्मत करके अपने होठ थोड़े से फड़फड़ाए। मेरे सूखे होठों से लफ्जों ने बाहर आने से इनकार कर दिया और मैं फिर से चींटियों को खुद को कतरा कतरा कुरेदते हुए महसूस करने लगा। मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता था, हिल नहीं सकता था, लेकिन सब कुछ सुन और समझ सकता था। दर्द से तड़पते हुए मेरी आंखों से आंसू के कुछ कतरे बह निकले, जो संयोग से बगल वाले बेड पर लेटे पेशेंट के अटेंडेंट ने देख लिया। सिस्टर जल्दी आओ, इस मरीज की हालत ज्यादा सीरियस नजर आ रही है, आप एक बार आकर चेक कर लो। उस आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनकर नर्स गुस्से में बड़बड़ाती हुई धीमे कदमों से मेरी ओर आने लगी। क्या है रे, काय को जिंदा लाश बनके इस बिस्तर पर पड़ा है? अरे अपना जल्दी से टिकट कटवा, बेड खाली हो तो किसी और का नंबर आए। अरे सिस्टर, ऐसा क्यों बोलता है तुम? देखा नहीं इसकी हालत कितनी खराब है? एक बार इसको चेक तो करो, बेचारे को कुछ बोलने को भी नहीं होता है। उस आदमी के कहने पर सिस्टर ने मेरा हाथ पकड़कर देखा तो उसकी नजर मेरे जख्मों पर रेंग रही चींटियों पर पड़ गई। ओह जीसस, इसको तो चींटी लग गया है, बहुत तकलीफ में होएगा ये। मेरे शरीर से चींटियों को दूर करने के बाद वो मेरी फाइल से किसी फैमिली मेंबर का फोन नंबर ढूंढने लगती है। सिस्टर अभी फोन मिला ही रही थी, तभी मेरा छोटा भाई वहां पहुंच गया। बहुत अच्छा किया जो तुम लोग आ गया। देखो तुम्हारे पेशेंट की हालत बहुत खराब है। हमारे पास यहाँ 36 पेशेंट है देखने को, हम कितना ख्याल रख पाएगा? अब से एक आदमी को इधर ही रुकने को मांगता है, वरना तुम्हारा पेशेंट को क्या होगा उसका हम जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा। क्या बात है सिस्टर, सब ठीक तो है ना? ठीक क्या होगा, उम्मीद कम है, चाहे तो कहीं और ले जा सकते हो। सिस्टर ने बहुत बेफिक्री से सब बोल दिया था, इस बात का ख्याल किए बिना कि मैं उनकी सारी बातें सुन भी सकता था और समझ भी। सिस्टर की बात सुनकर मुझे गहरा दुख पहुंचा, लेकिन फिर भी पल पल बिस्तर पर पड़े रहकर किसी कीड़े की तरह मरने से तो अच्छा था कि मैं एक पल में मौत को गले लगा लूं। भैया आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपकी हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि आपके साथ भी वही हो रहा है जो विजय भाव के साथ हुआ था। आपको पहले भी एक बार बाधा हुई थी और उसके लिए कुएं पर जाकर आपके नाम से उतारा भी कर दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि उस उतारे का असर खत्म हो गया है और उसी के कारण वो बाधा फिर से आपके ऊपर हावी हो गई है। मैं इसी अमावस्या को जाकर उतारे की विधि पूरी करके आऊंगा। आपका छोटा भाई जिंदा है, अभी कुछ नहीं होगा आपको। मेरा छोटा भाई धीरज, आई बाबा के जाने के बाद हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। वैसे तो गांव में इतना अपनापन रहता है कि पूरे गांव को अपना घर और गांव के लोगों को भाई समझ सकते हैं। जब पहली बार मुझे उस रक्त पिशाच की बाधा हुई तो गांव के ही एक आदमी ने हमें उसे भोग चढ़ाने के बारे में बताया था। इतना ही नहीं, गांव के 3 लोग मिलकर कुएं के पास जाकर सब करके आए थे। लेकिन जब से विजय की मौत हुई और उसके बाद मेरी हालत बिगड़ी तो गांव में ऐसा डर फैल गया कि बच्चे बच्चे की जुबान पर यह घटना चढ़ गई। दिन हो या रात, चाहकर भी गांव का कोई आदमी मुझसे मिलने अस्पताल नहीं आता। उन्हें डर है कि हमारी आंखें उस पिशाच को चाहे ना देख पाए, लेकिन उस पिशाच की नजर किसी को नहीं छोड़ती।
एक बार जो उस पिशाच की नजर किसी पर पड़ी तो उसकी हालत भी मेरे जैसी हो जाएगी। अस्पताल के बेड पर लेटे हुए किसी अपने के लौटने की आशा में अपने जख्मों पर बैठ रही मक्खियों को नजरअंदाज करके मैं एकटक दरवाजे को देख रहा था। शायद अभी भी मुझे किसी परिचित चेहरे को देखने की आस बाकी थी, जो शायद अमावस्या की रात रही होगी। अस्पताल की खिड़की से बाहर सिर्फ काली रात का सन्नाटा और झिंगुरों की जहां जहां सुनाई पड़ रही थी। अचानक मेरे वार्ड में धीरज दाखिल हुआ। वो कुछ अलग दिखाई दे रहा था आज। आंखों में अजीब सी चमक थी। मुझे देखकर मेरे सर पर हाथ फेरकर उसने कहा, आप चिंता मत करिए भैया, आज आपकी समस्या का समाधान होगा। बड़ी मुश्किल से मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और टूटे से 2 शब्द कहे, अपना ध्यान रखना। हाँ, बस आज की रात। धीरज तेज कदमों से अस्पताल से बाहर निकल गया। मेरी आंखों से 2 आंसू निकलकर कान को भिगोने लगे। रात गहराने लगी थी। तकरीबन 12 बज गए थे। धीरज ने कुएं के पास लकड़ियां जमा करके आग जलाई। अमूमन गांव में उस तरह के उतारे अकेले नहीं किए जाते, लेकिन पहले विजय की मौत और अब मेरी ऐसी हालत देख कोई भी उसका साथ देने को राजी ना हुआ। चाहता तो मैं भी नहीं था कोई ये जोखिम का काम करे। ये अब हमारी लड़ाई थी। किसी के साथ होने या ना होने से अब रोक नहीं सकता था। इसलिए उसने ये काम अकेले ही करने का निर्णय ले लिया। लकड़ियों ने आग पकड़ ली थी। धीरज ने पत्थर का चूल्हा बनाकर उस पर एक बर्तन में चावल पकाने को रख दिए। उसके बाद वो कुएं की ओर जाकर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। मंत्र पढ़ने के बाद उसने एक लाल काला मुर्गा निकाला जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। रक्त पिशाच का नाम लेकर उसने उसकी गर्दन पर चाकू चला दिया। खून की धार बह निकली और वो बेजुबान कुछ पलों तक फड़फड़ाने के बाद शांत हो गया और एक बार फिर से चारों ओर सन्नाटा पसर गया। धीरज अपने काम में व्यस्त नजर आ रहा था। उसने जल्दी जल्दी मांस को टुकड़े में काटा और चावलों में डालकर पकने के लिए छोड़ दिया। ये सब करते हुए धीरज इतना खो गया था कि उसे अपने आसपास की भी सुध नहीं थी। जैसे ही मांस के टुकड़े पकने शुरू हुए, मांस की महक चारों ओर फैलने लगी। तभी धीरज को कुएं के मुंडेर के पास कोई सफेद साया नजर आया। आधी रात को अपने सामने एक अजीब सा साया देख उसके रोंगटे खड़े होने लगे थे। कौन है वहां? कौन है? धीरज की आवाज लगाने पर अगले ही पल वो साया अपनी जगह से गायब हो गया और कुएं की दूसरी ओर नजर आने लगा। धीरज का सब्र जवाब दे रहा था, लेकिन विधि पूरी किए बिना वो यहां से नहीं जा सकता था। और अगर यही रक्त पिशाच है तब तो अब उसकी जान को भी खतरा पैदा हो गया था, क्योंकि मेरे बाद अब वो धीरज के पीछे आने वाला था। धीरज की सांसें तेज होने लगी थी और कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी वो मांस के पूरी तरह पकने का इंतजार कर रहा था ताकि उतारे की विधि पूरी हो सके। कुछ ही पलों में मांस पूरी तरह पक चुका था। धीरज ने जैसे ही भगोने का ढक्कन खोला, एक तेज गंध वहां चारों ओर पसर गई और उसी के साथ अभी तक कुएं के किनारे खड़ा साया इतनी सी तेजी से उसके चेहरे के नजदीक आकर उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हारा समय आ गया है।